तो पॉलिसी मेकर पिछले हफ्ते के अंदर उन्होंने ऐसा कोई डेटा नहीं दिया जिसमें हम ये कॉन्फिडेंसली बोल पाए कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे होंगे। हालांकि इनकी बीच बीच में जो स्टेटमेंट्स आती रहती हैं इसको हम बोलते हैं हॉकिश स्टेटमेंट, और एक वर्ड और यूज होता है डोविश स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है ये कभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, या कभी फंडामेंटल्स की या एडवांस लेवल की आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो हॉकिश स्टेटमेंट का मतलब है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी इन्होंने, लेकिन ये अभी हेजिटेंट है कि हम 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करें या 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करें मई के अंदर। The central bank published the account of its latest meeting on Thursday, and the document showed some members who would have preferred that the key interest rate not be raised until financial market worries had abated. यानी उस डॉक्यूमेंट में कुछ सेंट्रल बैंक के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये अपनी सलाह को रखा, अपने आर्गुमेंट्स को रखा कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट को नहीं इंक्रीज करना चाहिए जब तक जो अभी फाइनेंशियल वरीज मतलब जो अभी आपके सिलिकॉन वैली बैंक का केस हुआ, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का केस हुआ, क्रेडिट स्विस का केस हुआ, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लार्ज मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 50 बेसिस पॉइंट तो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये सब अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन जो सीएमई फेड वॉच टूल है वो उसने 81% उसने जो सर्वे किया और उसमें प्रोबेबिलिटी निकाली, 81% प्रोबेबिलिटी है कि 3 मई के आसपास इसका अमेरिका का डेटा है, उस समय गवर्नमेंट मिनिमम 0.25 बेसिस पॉइंट तो इंक्रीज करेगी करेगी। ठीक है, फिर यूनाइटेड किंगडम साइड क्या हुआ, जीबीपी साइड। यूनाइटेड किंगडम एनुअलाइज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो कि आपका इन्फ्लेशन का पैरामीटर है सीपीआई, वो थोड़ा सा बढ़ के आया है 10.1%, पहले था 9.8%। This fan expectation that the Bank of England will need to stay committed to its rate hike trajectory to tame stubbornly high inflation। अब हाई इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन का मतलब है दोस्तों महंगाई दर, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास अभी और कोई टूल नहीं है, इनको खाली इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि ये इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला पाए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ, 2 मिनट आप लाइन पे रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। आपको इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का रिलेशन समझ में आ जाएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीक फंडामेंटल समझाए थे मैंने आपको। एक मिनट मैं अभी निकालता हूँ डेटा, एक मिनट। मेरे को एग्जैक्ट यूआरएल मिल जाए एक बार, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, एक मिनट दोस्तों रुक जाए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो अप्रैल 2022 और उससे पहले भी अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन बहुत नीचे था। जनरली अमेरिका क्या करता है, या अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं ग्लोबली, वो ये कहते हैं भाई 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन आपका नहीं होना चाहिए। 2% से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर नहीं होना चाहिए। लेकिन महंगाई दर बढ़ता रहा बढ़ता रहा,
अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। 8.3 हो गया, 8.6 हो गया, 9.1% हो गया। जब ये होने लगा तो उससे पहले अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट था 0.25 बेसिस पॉइंट है नेट में टोटल। फिर उन्होंने इंक्रीज किया 0.50, यानी इसको इंक्रीज किया 75 बेसिस पॉइंट, और इंक्रीज करते करते 5% के आसपास लगभग ये आज की तारीख में ले आए। और जब इन्होंने इंक्रीज करना चालू किया धीरे धीरे करके 5% तक ये लेके आए, तब आप देखो इन्फ्लेशन धीरे धीरे नंबर्स के टर्म्स में कितनी आ गई। और ये आपका मार्च का डेटा, ये फेब का डेटा है, ये आपका मार्च का डेटा है। मार्च में इन्फ्लेशन कितना रह गया? ऑलमोस्ट 5% के आसपास रह गया। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक इसको हम 2% के आसपास लेके नहीं आते हैं, जब तक इसको हम 2% के आसपास लेके नहीं आते हैं, तब तक हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ और जब ये क्रेडिट उसका, और पिछले कुछ दिन पहले 15-16 दिन पहले आपका ये सिलिकॉन वैली बैंक के केसेस हुए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, मई मंथ के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगा। और इस समय भी अगर हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे तो लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब क्या हुआ कि लोगों का विश्वास थोड़ा सा उठ जाएगा, बाजार से पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। तो उन्होंने मना किया कि अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे 10-15 दिन निकल गए, जैसे जैसे 15-16 दिन निकले, लगा कि मैटर शांत हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा कोई खराब न्यूज कहीं और किसी वर्ल्ड के किसी कोने से नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सेंट्रल बैंक के जो वहाँ पे एफओएमसी की कमेटी के मेंबर्स हैं वो लोग आए और उन्होंने स्टेटमेंट देना चालू किया कि नहीं, अब हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं। या जो वहाँ पे सेंट्रल बैंक में सॉरी हेज फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आके बोला कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक सीएमई ग्रुप होता है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का एक फेड वॉच टूल होता है, जो पूरे सर्वे करता है पूरे अमेरिकन इकोनॉमी का, पूरा जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनसे उनका राय लेता है। तो उन्होंने उनकी राय ली, सर्वे किया और पाया कि अभी 81% लोग यही मान रहे हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट होना चाहिए मई मंथ के अंदर। तो उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनकी राय जनरली सरकार से मिलती जुलती होती है। तो अगर इतना इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो डॉलर में डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ये मेरा दिखाने का पर्पस था। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ते गए, आप देखो इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आते रहे। तो ऐसी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है ना? तो अब क्या है, ये इसलिए बताया कि जो यूके की इकोनॉमी है, यूके की इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, इन्फ्लेशन कितना बढ़ के आया है आपका 10.1%, पहले कितना था 9.8%। तो इसलिए वहां पर भी अगले महीने यानी मई मंथ के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, और वहां पर भी ये बात पहले ही डिस्काउंट हो चुकी है कि 25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। तो अब जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है दोस्तों, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो डॉलर भी ऊपर जाता है। अगर डॉलर का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, यूरो का अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो यूरो ऊपर जाएगा। और अगर पाउंड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी यूके इकोनॉमी का अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो जीबीपी भी आपका ऊपर जाना चाहिए। ये फंडामेंटल्स हमें बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स हो गए, समझ में आया आई होप आप लोगों को। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। देखो चार्ट में आप कभी भी देखना, कभी भी जब ऐसा रिवर्सल इधर को ऊपर गया और ये ऐसा रिवर्सल आया ट्रायंगुलर शेप में मान के चलो, और इस लेवल को नहीं तोड़ा और प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब तक ये लेवल नहीं टूटता, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता आपका, तो प्राइजेस ये प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए नजर आते हैं। प्राइजेस ये प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बना लेता हूँ, एक बाइंग पोजीशन यहाँ पे बना लेता हूँ 1.0989 पे, और 900 का मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ, और टारगेट में 1050 या 1100 तक के टारगेट लेके चल सकता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। कुछ मेरे को प्रॉफिट बुक हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड तो आपको ये बनाना है कि अभी की अभी आपको मंडे को ये बाइंग की पोजीशन आपको इस रेट पे बनानी है। स्टॉप लॉस आपको 900 का रखना है, टारगेट मिनिमम आपको 1100 का टारगेट मिनिमम मिलेगा। ये प्रीवियस हाई टूट सकते हैं आप। दूसरा ट्रेड, अगर 900 टूटता है तो ये फॉल कहाँ तक हो सकता है आपका 800, और 800 के नीचे 750 तक ये नीचे गिर सकता है। 800 के नीचे ये 750 तक ये गिर सकता है। ठीक है? तो 900 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा, 1.100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 900 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट आपको 830 से 800 के बीच में, दूसरा टारगेट आपको 750 तक यूरो यूएसडी में मिल सकता है। तो ये यूरो यूएसडी का आपका एनालिसिस है।
जीबीपी यूएसडी की सेम सिनेरियो है। देखो पहले ही नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। 2350 के आसपास का लेवल है, इसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक लॉन्ग पोजीशन 2442 के आसपास बाय कर सकते हो आप, जो करंट लेवल है। 2350 का अपना एसएल दो, प्रीवियस टारगेट ये टूट सकता है और ये आपका 2600 तक ऊपर जा सकता है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है? 2600 तक। अब मान के चलो ये यहाँ से आपने बाई कर लिया और बाई करते ही गिर गया और 2350 के लेवल को तोड़ दिया, तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे आपको सेल लेना है। अगर आप यहाँ पे 0.01 ले रहे हो तो यहाँ पे 0.02 लेना है। और यहाँ तक ये 2150 तक जो वेव मेरी दिखा रही है, यहाँ तक ये गिर सकता है, 2150 तक गिर सकता है। 2350 के बाद ये 2150 तक गिर सकता है। इस केस में आपका स्टॉप लॉस, ये जो प्रीवियस साइज है, ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और टारगेट आपके नीचे के 2150 के रहे। क्लियर है? बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो लेवल ट्रेड डाल के देख लेना, अगले वीक बता देना प्रॉफिट आए या नहीं आए, आपको मेरे को बता देना। क्लियर? फिर हम चलेंगे एयूडी यूएसडी पे। अभी इसके अंदर देखो, जब तक अभी कुछ सिनेरियो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक इसके बजाय मैं आपको एक करेंसी पेयर मैंने ढूंढ के निकाला था आप लोगों के लिए। जेडी जेडी देखता हूँ कौन सा करेंसी पेयर है। CH, यार मैं करेंसी पेयर भूल गया हूँ, कौन सा करेंसी पेयर मैंने ढूंढा था। कह रहा नहीं आओ। एयूडी कैड आपका एक बहुत बढ़िया ट्रेंड में है, अपसाइड ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे इसने प्रीवियस स्विंग हाइस को ब्रेक किया था, लेकिन अगर गोल्ड गिरा, यूरो गिरा, तो ये भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका 900 तक गिर सकता है। तो अभी चल रहा है 9062। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये 900 के आसपास आता है तो आप बाइंग करो, बेस्ट बाइंग है इसकी। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका 8950 के आसपास का, 40 के आसपास का। यहाँ पे आने के बाद ये वापस बहुत जबरदस्त 9150 तक मिनिमम जाएगा। तो इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन करना बाय 9000 के आसपास, ये 900 9000 जो भी इसी के आसपास बाय करना है। उससे पहले आप बाय मत कर। ठीक है, अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल बाइंग का है। इंस्टीट्यूशनल लेवल बाइंग है आपका 1950 के आसपास। जब तक ये लेवल नहीं टूटता आपका गोल्ड आपका तेजी में है। ब्रॉडर व्यू मैं पहले ही दे रहा हूँ कि गोल्ड मेरा ये साल तेजी में रहेगा। 2075 का जो हाई मारा है पहले, वो भी टूटेंगे। ये 2100 भी जा सकता है, 2200 भी जा सकता है। नीचे अभी तक कहाँ तक आ सकता है? पहले 1950, और 1950 के नीचे बंद आ गया तो ये 1900 तक गिर सकता है। ठीक है, आपको बाइंग कहाँ करना चाहिए? आपको 1950 के आसपास अगर आता है तो वहाँ बाइंग करना चाहिए। ये आपका बहुत बढ़िया बाइंग लेवल है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? आपको 1935 पे लगाना चाहिए। प्रॉफिट आपको जैसे जैसे मिलता जाए ऊपर, 1960 70 75 जहाँ पर भी आपको मिल जाए प्रॉफिट बुक करना चाहिए आप। ठीक है, ऊपर के लेवल पे जब तक ये 2015 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर। 2015 के ऊपर बंद हुआ तो शायद ये 2050 के लेवल को तोड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल है। 2035 आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल हैं आपके, लेकिन ब्रॉडर व्यू यही है कि 1950 पे आ जाए, वहाँ बाय करो। 1935 का अपना एसएल डालो, टारगेट अपने जिस भी कंफर्टेबल जोन के अंदर आप प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। तो बजाय सेलिंग के, क्योंकि मेरा इसमें तेजी का व्यू है, लॉन्ग टर्म भी तेजी है, शॉर्ट टर्म भी तेजी है। शॉर्ट में इंट्राडे में तो कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं आपको वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ तो मेरा बाई का व्यू रहेगा। और मैं डिप में बाई करने की ही तैयारी करूंगा। मैं डिप के अंदर बाई ही करने की कोशिश करूंगा। ऊपर नीचे जाए जो मर्जी होता रहे, अगर ये 1950 के आसपास आया तो डेफिनेटली मैं अपनी पोजीशन के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा। और 1935 का मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट। अगर ये मान के चलो इंट्राडे में 1930 आ जाता है, ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं काटूंगा। 1935 के नीचे बंद होना चाहिए, उसके नीचे अगर बंद हो गया तो एग्जिट है, नहीं तो मैं वापस ये ऊपर बाउंस बैक जरूर मारेगा आपका। तो ये था दोस्तों आपका गोल्ड का एनालिसिस। अब करने को तो हम बहुत सारी करेंसी पेयर पे एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ये था कि जब हम रेगुलर इन 2 4 5 करेंसी पे वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो आपको इनकी पकड़ आ जाएगी। इनके मूवमेंट्स के बारे में आप जानने लग जाएंगे, इनसे फैमिलियर हो जाएंगे, इनसे गो थ्रू हो जाएंगे आप आराम से। जब हम हर बार इसी का एनालिसिस करेंगे वीकली का, तो आपको इनकी टॉप एंड बॉटम अप्रोच समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर।
जिसका स्ट्रेटेजी है बहुत जैकपॉट स्ट्रेटेजी है, और वो बेसिकली पिवट पॉइंट बेस्ड स्ट्रेटेजी। पिवट पॉइंट आप समझते हैं, पिवट पॉइंट क्या होता है? मैं पिवट पॉइंट पूरा नहीं बताऊंगा, बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पिवट पॉइंट आपके जनरली मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपको रेजिस्टेंस के बारे में, मैं अगले दिन क्या रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे आपके और क्या सपोर्ट लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बताता है। तो पिवट पॉइंट जो होता है इसको हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। इसको आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि ये पहले भी मैं करा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। पिवट पॉइंट के ऊपर पूरी क्लास ली हुई है मैंने। मिड पॉइंट के ऊपर पहला लेवल आता है आपका रेजिस्टेंस 1 जिसको हम R1 बोलते हैं, फिर आता है आपका रेजिस्टेंस 2 जिसको हम R2 बोलते हैं, फिर आता है R3 जिसको रेजिस्टेंस 3 बोलते हैं। मिड पॉइंट के नीचे पहला आता है सपोर्ट 1, दूसरा आता है सपोर्ट 2, तीसरा आता है सपोर्ट 3। ठीक है। अब आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उसका नाम है CPR, और पूरी CPR नहीं बताऊंगा, उस CPR पे मैं आपको केवल एक स्ट्रेटेजी आज डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि जो ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज है वो मैं ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ। ठीक है। अब ये पिवट पॉइंट है, मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। पिवट पॉइंट यानी मिड पॉइंट है, इसके ऊपर जब प्राइजेस रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट, बुलिश फोर्सेस बोलते हैं, और जब ये नीचे रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? बियरिश फोर्सेस बोलते हैं, यानी बेरिश रह सकता है बाजार, मंदा रह सकता है बाजार। क्लियर है? अब CPR का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। क्या मतलब होता है? सेंट्रल पिवट रेंज। अब इसके जो फाउंडर हैं, इन्वेंटर हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना, मिस्टर फ्रैंक ओकोआ करके बंदे हैं जिन्होंने अपनी बुक लिखी है पिवट बॉस के नाम पे, और उन्होंने CPR स्ट्रेटेजी को वहां पे डिस्क्लोज किया है। उसके बाद 99% यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बना दिया है। ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं इसकी थ्योरी में जाऊं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। नैरो रेंज CPR होता है, वाइड रेंज CPR होता है, वर्जिन CPR होता है, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हम उस पर कंफ्यूजन अभी आपको नहीं करेंगे। मैं उनसे भी बेटर स्ट्रेटेजी जो अभी यूट्यूब में माध्यम से या वर्ल्ड में कोई भी ये स्ट्रेटेजी अब तक किसी ने नहीं बनाई है, ये मेरी डेवलप की हुई है, वो चीज मैं आपको डेवलप बताऊंगा। तो पिवट पॉइंट के ऊपर फ्रैंक साहब ने एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दिया और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दिया। उन्होंने देखा कि प्राइजेस कई बार इस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, यानी एक रेंज में फंसे रहते हैं। तो उनका मानना था कि जब तक प्राइजेस रेंज के अंदर हैं तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब ट्रेडिंग करनी कैसे चाहिए हमें? अब ये जो पिवट पॉइंट है, या जो उसको मैं बोल सकता हूँ, इन तीन लाइन को बोल सकता हूँ CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे 2 दिन का CPR लेवल काउंट करूंगा। पहला दिन हो गया ये वाला, और अगला दिन हो गया ये वाला। मैं इसको बोल सकता हूँ फर्स्ट CPR, इसको मैं बोल सकता हूँ सेकंड CPR। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को प्राइजेस 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, मेरे को यहाँ पे 5 मिनट्स का। अब मेरे को CPR के अंदर 6 लाइन हो गई, 3 लाइन ये फर्स्ट डे CPR की, और जो अगली 3 लाइन है ये सेकंड डे CPR की। क्लियर है? टोटल मिला के क्या होगी? 6 लाइन हो गई। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आसान शब्दों के अंदर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 3 लाइन पहले दिन के CPR हो गया, दूसरा दिन भी 3 लाइन का CPR होगा। टोटल कितने लाइन होगी? 6 लाइन होगी, 6 लाइन का CPR होगा। अब 5 मिनट का कैंडल जब इन 6 लाइन के CPR के ऊपर बंद होगा तो इसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। प्रॉफिट कहाँ लेना है वो आपका आउटलुक है। 10 पिप पे निकलना है, 15 पिप पे, 20 पिप पे निकलना है, वो आपको देखना है, क्योंकि ये फ्री के वेबिनार्स हैं, सिर्फ नॉलेज सेशन के लिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बताऊंगा, टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय करना है। 10 15 20 पिप ऊपर भाग गया, आपने बाय कर लिया, मैंने आपको हिंट दे दिया है, 10 15 20 पिप मिल गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मान के चलो अगले दिन CPR बना यहाँ पर, तो ये मैं कहूंगा ये मेरा पहला CPR हो गया, ये मेरा दूसरा CPR। मैं शिफ्ट कर दूंगा CPR को, पहले वाले को हटा दूंगा, इसको मैं दूसरे वाले को मैं कर दूंगा फर्स्ट, और जो नया बना है इसको मैं बोल दूंगा सेकंड। अब मेरी 6 लाइन कौन सी हो गई? पहले CPR की ये लाइन और दूसरे CPR की ये लाइन, टोटल 6 लाइन हो गई। अगर इन दोनों लाइनों के नीचे कैंडल क्लोज होता है, 6 लाइन के नीचे, सॉरी 2 लाइन के नीचे नहीं, 2 CPR के नीचे, यानी टोटल 6 लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा, और जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो मैं बुक करके बैठ जाऊंगा आराम से। पूरे दिन में केवल आपको एक ट्रेड करना है, अगर प्रॉफिट आ गया तो
अगर 2 बार आपके ट्रेड लेने पड़े, जैसे एक बार आपने यहाँ पे सेल किया, सेल लेने के बाद मान के चलो प्राइसेस वापस ऊपर आ गए और यहाँ पे बोला एग्जिट कर दो, और यहाँ पे आपने एग्जिट करके बाई लिया, ताकि हमें लॉस भी तो कवर करना है, तो हमें ट्रेड में बने रहना है। ये मैं आपको बैक टेस्टिंग के अंदर समझाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको चार्ट में जाना है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है, ये गोल्ड वोल्ड सब पे काम करेगा, ठीक है ना, ओनली सीपीआर। ये मनोज वर्मा जी ने बनाया है, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कर देते हैं, पहले मैं जीबीपी यूएसडी ले लेता हूँ 5 मिनट का, फिर गोल्ड पे भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये सीपीआर लाइन, ये 3 लाइन जो दिख रही है सीपीआर लाइन है आपकी। अब मैं आपको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके बताते रहता हूँ कि कहाँ पे एंट्री लेवल से आपके, कहाँ बाइंग लेवल से, आपको समझ में आएगा। यहाँ से ले, सपोज ये आपका पहला सीपीआर है, ये आपका दूसरा सीपीआर है, ठीक है। मान के चलो आज आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने बैठे हो, अब ये 3 लाइनें ये होगी हमारी, और 3 लाइनें ये होगी हमारी, 6 लाइन होगी। तो अब आपको देखना है इन 6 लाइन के ऊपर अगर कोई प्राइजेस जाएगा, जैसे यहाँ पे गया, ये कैंडल क्लोज हो गया 5 मिनट के चार्ट पे, ये कैंडल क्लोज हो गया आपका 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे कहीं कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पे हम बाय कर लेंगे इन कैंडल्स का, इस कैंडल का हाई ले लेता हूँ, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 2270, 2270 के ऊपर आपने बाय किया, कितना हाई लगाया है सेम डे, 2297, 27 पिप्स मिल गए एक ही दिन में। लेकिन आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं 10 से 15 पिप लेके निकल जाऊंगा, 12 से 15 पिप लेके निकल जाऊंगा। पोजिशनल ट्रेड भी इसमें आप कर सकते हो। ये देखो उसके बाद कितना ही लगाया, उसके बाद देखो एकदम से नीचे आया, देखना कितना अच्छा फॉल दिया इसने। इनो तीनों सीपीआर लाइन के ऊपर इसने अपना सपोर्ट लेवल बनाया, और यहाँ से फिर ये ऊपर भगने की कोशिश करी और एक नया हाई बना। तो इस दिन हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। और जब हम अगले दिन के अंदर जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा पहला सीपीआर, ये बनेगा दूसरा सीपीआर। अब क्योंकि हम ऑलरेडी बाय ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो हमें देखना है सिर्फ सेल ट्रेड। क्या देखना है हमें, सेल ट्रेड देखना है। तो ये ध्यान रखना, ये दूसरे दिन का सीपीआर है, मैं एक बार थोड़ी देर रिमूव कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से। ये देखो इस दिन कुछ भी नहीं हुआ, सेल का ट्रेड नहीं मिला। अब अगले दिन देखना आप, ये मेरा हो गया पहला सीपीआर, ये मेरा हो गया दूसरा सीपीआर। अब ये 6 लाइन के नीचे यहाँ पे देखो, ये आपका कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया। इस कैंडल का लो कितना है, 2266, 1.2266। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया, फिर ये ऊपर भगा, फिर उसके बाद देखो आगे नीचे, प्रॉफिट बुक हो गया जबरदस्त। तो ये मेरा कौन सा था, पहला, ये कौन सा था, दूसरा। अब जैसे ही नया दिन बनेगा, मेरे को कौन सा ट्रेड लेना है, मेरे को सिर्फ बाय का ट्रेड लेना है। तो ये मेरा हो जाएगा पहला सीपीआर, और जैसे ही अगले दिन पे मैं जाऊंगा वो हो जाएगा मेरा दूसरा सीपीआर। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा पहला सीपीआर, ये मेरा दूसरा सीपीआर। अब क्योंकि कल मैंने सेल के ट्रेड में प्रॉफिट बुक ले लिया था, तो मेरे को अब क्या करना है, बाय का ट्रेड देखना है। मेरे को क्या देखना है, बाय का ट्रेड देखना है। दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आप एनेक्सा प्राइम के चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो आज रात तक ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये लाइन के ऊपर अगर प्राइस जाएगा और यहाँ पे कैंडल बंद होगा, तो मैं बाय ट्रेड करूंगा। देखता हूँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। यह देखो ये है लाइन, ये बंद नहीं हुआ, स्ट्रेट में देखो न, बंद नहीं हुआ। तो अब अगले दिन के लिए क्या हो गया, ये मेरा पहला सीपीआर और ये मेरा दूसरा सीपीआर। अब समझना, बहुत बढ़िया केस स्टडी आएगी आपके सामने। पहले दिन के सीपीआर में प्राइजेस ऑलरेडी ऊपर हैं, दूसरे दिन के सीपीआर में प्राइजेस ऑलरेडी ओपनिंग ही ऊपर हुई है, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन,
कि सर इसको ट्रेड करने के लिए क्या मुझको 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ेगा? सर बिल्कुल उठने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ 6 बजे तो उठना पड़ेगा आपको। और 6 बजे तो इंसान उठ जाते हैं, राक्षस थोड़ा लेट उठते हैं, जो देवगण के होते हैं या मनुष्य गण के होते हैं वो 6 बजे तक उठ जाते हैं। 8 बजे बाद कौन उठता है? हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं? राक्षस योनि के लोग उठते हैं। खैर वो एक अलग बात है स्पिरिचुअली, लेकिन मजाक की बातें हैं सारी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, यहाँ 6 बजे के आसपास आप यहाँ पे बाई कर लोगे। 6 बजे उठे आप, आपने बाई कर लिया, ये लेवल है 2315। हाई कितना लगाया? 2328 अभी। और देखते हैं, फिर प्राइस वहां से नीचे आया और फिर एक नया हाई लगाया 2349। प्रॉफिट बुक हो गया आपको। अब ये मेरा पहला दिन का सीपीआर, और जैसे ये नया दिन बना ये मेरा दूसरा दिन का सीपीआर। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जब तक इस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे प्राइसेस तब तक मेरा सेल ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि बाय में तो मैंने प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप समझना है, यहाँ पर बहुत बड़ी केस स्टडी है। ये मेरा पहला सीपीआर, ये मेरा दूसरा सीपीआर। यहाँ पे कहीं आपने आके शॉर्ट किया, आप 6 बजे उठे, ये लेवल था आपका 2302, लो लगाया 2293। ठीक है ना? अब मान के चलो आपका 20 पिप का टारगेट था, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ और यहाँ पे आपका ही ऊपर भग गया सीपीआर। ये कैंडल ऊपर भग गया, ऊपर यहाँ पे 6 लाइन के ऊपर, 3 लाइन ये और 3 लाइन ये ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब स्टॉप लॉस की स्टोरी समझना है यहाँ पर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे एक 5 मिनट का कैंडल इन 6 लाइन के ऊपर बंद होगा, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। ये हाई कितने का है? 2339। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया 1.2302 पे, सेल किया, यहाँ पे मैंने बाई कर लिया 1.2340 पे। ऑलमोस्ट 40 पिप का नुकसान हो गया। अगर मैंने यहाँ पे 0.01 शॉर्ट किया था तो अब मैं यहाँ पे 0.02 बाई करूंगा, डबल कर दूंगा अपना लॉट साइज। तो यहाँ पे मेरे को कितना नुकसान हुआ? 0.01 के अंदर 40 पिप का नुकसान हुआ। तो 0.02 के अंदर मेरे को कितने पिप चाहिए कि मेरा 40 पिप कवर हो जाए? सिर्फ 20 पिप चाहिए, तो मेरा 40 पिप का लॉस कवर हो जाएगा। यानी अगर 20 पिप के ऊपर जाएगा तो सारा मेरा प्रॉफिट निकलेगा। आपने कहाँ बाई किया? 2340 पे। अब देखते हैं हाई कितना लगाया है उसके बाद आपने बाई करने का। उसी दिन हाई लगाया है इसने 2392, यानी 52 पिप। जहां से आपने बाय किया वहां से आपको 52 पिप मिल गए, लॉस भी कवर, यू आर बैक इनटू दी प्रॉफिट्स। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट टूल और रिस्क मैनेजमेंट टूल, कि रिस्क का कितना मैनेज करना है, पैसा कितना मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है? फिर अगले दिन आपका सीपीआर बना है, दूसरा सीपीआर बना है, ये पहला है। इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पे देखो बाउंड्री लाइन पे, बिल्कुल यहाँ पे सामने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। ठीक है ना? तो ये ट्रेड नहीं हुआ। अब अगले दिन बना ये पहला सीपीआर, ये दूसरा सीपीआर, प्राइजेस यहाँ नीचे मिल गए, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, ये आपको 20 पिप यहाँ पे गारंटेड मिल गए, आपको प्रॉफिट बुक हो गया आपका। अब ये वापस ऊपर भागा, आपको ट्रेड लेना है तो लो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा दोबारा ट्रेड लेना है। एक बार प्रॉफिट बुक, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करने का देखो ऊपर गया प्रॉफिट बुक, यहाँ पर और देखो और ऊपर भग गया है। देख रहे हो आप? अब सेम केस स्ट्रेटेजी मैं आपको स्टॉप लॉस वाली फ्राइडे के दिन की दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझ, ये थर्सडे का दिन है, ये मेरा पहला सीपीआर है, ये मेरा दूसरा सीपीआर है। अब समझना, ये 3 लाइन ये और 3 लाइन ये। पहले देखो ये 6 लाइन के बराबर यहाँ पे मेरे को सेल ट्रिगर करवाया है इसने। ये सेल ट्रिगर कितने पे कराया? 2433। तो मैं आपको समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे। मैंने सेल किया 0.01, 1.2433। और यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन मैं देना चाहूंगा, चलो मैं बताता हूँ, बाद में बताऊंगा रिकमेंडेशन। 2433 पे आपने बाई किया, फिर यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दे दी इस कैंडल ने नीचे, क्योंकि नीचे कितना आया 2429, ज्यादा नीचे नहीं गिरा, और यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। इसका आई कितना है? 2441। तो मैंने बाई किया, ये मेरा सेल पोजीशन थी। यहाँ पे मैंने बाई किया 0.02, 1.2441। यहां से यहां तक 0.01 के अंदर कितना नुकसान हुआ मेरा? 8 पिप का। फिर मैंने बाई किया 2441 पे, कितना ऊपर गया बाजार? 244 से ज्यादा ऊपर नहीं गया। फिर जैसे दोबारा ये 6 लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होगी, ये वाली कैंडल क्लोज हुई आपकी,
ये कैंडल कितने पे क्लोज हुई आपकी? 2431 दोबारा, तो 2430 ले लेता हूं, मैंने सेल किया 0.03 1.2430 पे। तो यहाँ पे कितने पिप का नुकसान हुआ? 41 से 30 तक। तो वैसे अगर मैं सिंगल लॉट में देखा जाए तो 11 पिप का हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरे 2 लॉट थे तो मैं लिख देता हूँ 22 पिप का नुकसान हुआ। तो टोटल नुकसान अब तक कितना हो चुका था? 30 पिप का नुकसान हो चुका था मेरा। अब मैंने यहाँ पे सेल किया 0.03, कितना लो लगाया? 2377, 1.2377, 0.01 के हिसाब से, 0.01 के हिसाब से 2430 से 2377 पहले काउंट कर लो कितने पिप हैं। यहाँ पे 80 ले लेते हैं समझने के लिए। तो 30 और 20 50 पिप का प्रॉफिट मिला, लेकिन हमारा लॉट साइज कितना था? 0.03, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो गया हमारे पास? 150 पिप, 150 पिप हो गया। तो यहाँ पे लॉस कितना गया था? टोटल मिला के 30 पिप का, प्रॉफिट कितना आया? 150 पिप का। लॉस एडजस्ट कर लो, यू आर बैक इनटू द प्रॉफिट्स। अब ये सारा गेम है ना जो डिसिप्लिन का है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए बार बार ट्रेडिंग करने की, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए कि बार बार मैं सिस्टम को ट्रेड करूं, बार बार सिस्टम के अंदर ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाऊं। अगर आपने यहाँ शॉर्ट लिया, फिर आपने यहाँ डबल क्वांटिटी से बाई किया, फिर जब तीसरी बार यहाँ पे शॉर्ट दिया इसने, तो आप घबरा जाओगे कि नहीं यार फिर मरवा देगा ये। और फिर आपको थोड़ा सा भी ब्रेक इवन पे आओगे ना, आप कहोगे वापस ना भग जाए जीबीपी, तुरंत बुक कर ले। आप ब्रेक इवन पे बाय करके बुक करके बाहर आ जाओगे, जबकि ये आपको प्रॉफिट में एग्जिट कराता। आप डर गए, फिर ये देखो ऊपर आ गया, देखो फिर नीचे आया और फिर बाद में ऊपर आया, तो आपको क्या लगता है यार अच्छा है मैंने बुक कर लिया, नहीं तो मर जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम में बने रहो, ये प्रॉफिट दे के देगा आपको। सेम चीज मैं आपको गोल्ड में चेक करा देता हूँ। गोल्ड में तो बहुत बढ़िया काम हुआ। ये आपका पहला सीपीआर, ये दूसरा सीपीआर। ये सीपीआर देखो यहाँ पे क्लोज होगी कैंडल, इस कैंडल का लो कितना है? 1989, 1989 के नीचे आपने शॉर्ट करा, लो कितना लगाया? 1971, और यहीं कहीं बंद हो गया। ठीक है ना? तो ये सीपीआर पे अगर आप काम करोगे तो गोल्ड पे भी जबरदस्त। और जब तक इसका ट्रेंड डाउन है, ये ऊपर की लाइन नहीं कटती है, तो जितना भी बाउंस बैक आता है, इस बाउंस बैक पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको ये सीपीआर की स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी फीडबैक है, आप एनेक्सा प्राइम वालों को जिनके थ्रू आप उनसे मिले, उनसे आप बात करके अपने क्वेरीज या फीडबैक दे सकते हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।